स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में पहले दो ही बड़ी कंपनियां थी, एप्पल और सैमसंग, और इन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी। लेकिन फिर आया इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वन प्लस, जिसने सिर्फ 3 साल में 40% मार्केट पर कब्जा करके इन दोनों ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया और नए नए इनोवेशन करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज भी क्रिएट कर ली, और ये इमेज लोगों के दिल और दिमाग दोनों में बस गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज से महज 10 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी अपने सक्सेस के पीक पर जाकर धीरे धीरे मार्केट में अपनी इमेज खोने लगी? क्यों इसके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ गई, और अब वन प्लस को ओप्पो की कॉपी क्यों कहा जा रहा है? चलिए सब डिटेल में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस फोन में देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पाई 2010 में अपनी स्टडी के दौरान ही नोकिया कंपनी में काम करने लगे थे। वहां 3 महीने तक काम करने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। उस दौरान उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन देखे और उनके फीचर्स को अच्छे से समझा, लेकिन किसी भी फोन से उन्हें 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया। साथ ही उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर किसी फोन का डिजाइन अच्छा है तो वो फीचर्स में मार खा रहा है, और अगर किसी के फीचर्स अच्छे हैं तो डिजाइन नहीं। और इक्का दुक्का कोई स्मार्टफोन अगर इन दोनों ही क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत मैच कर भी लेते तो फिर उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होती है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। और दोस्तों, इसी मार्केट गैप को देखते हुए कार्ल पाई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने का सोचा जो डिजाइन और फीचर्स दोनों में ही बेस्ट हो, साथ ही इसकी प्राइस कैटेगरी भी मिड रेंज हो, ताकि मैक्सिमम लोग बजट में भी एक प्रीमियम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सके। अब अपने इन्हीं आइडियाज के साथ कार्ल पाई ने ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और अपने एक दोस्त पीटी लव के साथ मिलकर वन प्लस नाम की कंपनी बनाई, जिसका मकसद था कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे। स्टार्टिंग में इनके कंपनी में सिर्फ 5 ही एम्प्लॉयज थे और ये सभी एक कैफे में बैठकर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातों पर डिस्कशन किया करते थे। अब कार्ल पाई ने देखा कि इन सभी एम्प्लॉयज के पास ही आईफोन था, और इसी वजह से कार्ल पाई ने क्विकली उन मेन रीजंस को समझ लिया कि आखिर लोग एंड्रॉइड को क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उन्होंने देखा कि ज्यादातर स्मार्टफोन की पुअर बिल्ड क्वालिटी, लैगी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी इश्यूज ने यूजर को काफी परेशान कर रखा था, और उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था जो कि उन्हें आईफोन प्रोवाइड कर रहा था। ये वजह है कि ओवर बजट होने के बावजूद भी लोग आईफोन को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर उनका क्या जो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते? ये सब सोचकर ही कार्ल ने एक बेहद ही शानदार डिजाइन और सस्ते में आईफोन जैसा बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में दिलाने का सोचा। साथ ही काफी स्ट्रेटेजी और मार्केट रिसर्च के बाद उन्होंने अपने पूरे काम को ऑफलाइन करने की जगह ऑनलाइन रखा, क्योंकि ऑनलाइन में वो मार्केट पर बहुत कम खर्च करके भी आसानी से बहुत बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सकते थे। और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके दिसंबर 2013 में फाउंडर ने अपना कमाल का स्लोगन अनाउंस किया, जो था नेवर सेटल। इसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी बनाई, जिसके जरिए लोग वन प्लस न्यूज और फॉर्म्स को चेक कर सकते थे। हालांकि अभी तक कंपनी ने अपना एक भी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसकी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यह आइडिया हो चुका था कि कंपनी कोई रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रही है। और फिर आया 23 अप्रैल 2014 का दिन, जब वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन लॉन्च किया। और जब ये फोन लॉन्च होने वाला था तो कंपनी का अनुमान था कि इसके कुछ हजार से ज्यादा स्मार्टफोन नहीं बिकेंगे, जिसको देखते हुए उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 1000 यूनिट ही बनाए। लेकिन कंपनी का ये अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि ये फोन लोगों के बीच बहुत ज्यादा हिट हो गया और 1 साल के अंदर ही वन प्लस ने इसके 10 लाख यूनिट बेचकर रिकॉर्ड बना लिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वन प्लस ने 2 कमाल की मार्केटिंग कैंपेन पर काम किया था, जिसमें पहला था कि आप इस फोन को तभी खरीद सकते हैं जब आपका कोई दोस्त या फिर जानने वाला उसे रेफर करेगा, और दूसरे कैंपेन का नाम था स्मैश द पास्ट। यानी वन प्लस ने कहा कि आप अपना पुराना फोन तोड़िए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, जिसके बदले में हम आपको ब्रांडेड वन प्लस वन स्मार्टफोन देंगे, और वो भी सिर्फ $1 में। ये कैंपेन इतना ज्यादा वायरल हो गया कि सिर्फ 1 हफ्ते में ही 1,40,000 लोगों ने अपना स्मार्टफोन तोड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और इस तरह से वन प्लस का पहला ही स्मार्टफोन बहुत हिट साबित हुआ। अब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद वन प्लस ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत ही अपने दूसरे स्मार्टफोन को प्लान करना शुरू कर दिया और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना भूलकर एक ऐसी गलती कर दी कि कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होने लगी। हुआ यूं कि कंपनी ने अपने OnePlus 2 मॉडल के लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर को सिलेक्ट किया,
जिसमें पहले से ही काफी हीटिंग इश्यूज थे, लेकिन कंपनी को लगा कि वो इस प्रॉब्लम को अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ठीक कर लेंगे। इस तरह 28 जुलाई 2015 को OnePlus 2 लॉन्च हो गया, जिसे लगभग 20 लाख लोगों ने प्री बुक किया था। लेकिन जब उन्होंने इस फोन को खरीदा तो उनको हीटिंग इश्यूज आने लगे, साथ ही अनरिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल सिम सिलेक्शन इशू और इसी तरह के ना जाने कितने प्रॉब्लम यूजर्स फेस करने लगे। और यही वजह थी कि OnePlus 2 पूरी तरह से फेल हो गया। अब इस फेलियर के बाद OnePlus ने बजट फोन सेगमेंट में एंटर करने का सोचा, ताकि वो भी बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सके। इसके लिए 2015 में ही उन्होंने अपने तीसरे स्मार्टफोन OnePlus X को लॉन्च किया, और वो भी सिर्फ 17,000 रुपए में, जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 16 GB इंटरनल मेमोरी और 3 GB रैम जैसे बेहतरीन फीचर्स थे। लेकिन शायद OnePlus ये भूल गया कि इस सेगमेंट में पहले से ही काफी भीड़ है और यहाँ उसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करके OnePlus 2 के बाद OnePlus X भी फेल हो चुका था। अब 2 बड़े फेलियर के बाद OnePlus के फाउंडर को ये रियलाइज हो गया कि लोग उन्हें कम बजट वाले फोन के लिए नहीं चुनते हैं, बल्कि उनकी डिमांड मिड रेंज प्राइस में प्रीमियम फोन्स के लिए है। फिर अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन को बनाने से पहले उन्होंने अपनी कम्युनिटी से फीडबैक लिया और सभी कमियों को दूर किया, और आखिरकार OnePlus ने 14 जून 2016 को अपना चौथा स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया, जो था OnePlus 3। इसमें एंड्रॉइड मार्शमैलो बेस्ड ऑक्सीजन OS सॉफ्टवेयर, डैश फास्ट चार्जिंग, 3000 mAh बैटरी, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज और अच्छी क्वालिटी के कैमरा जैसे कई बेहतरीन फीचर्स थे। और इस फोन का प्राइस रखा गया था मात्र 28,000 रुपए, जिसके चलते ये मार्केट में आते ही हिट साबित हो गया। और फिर कंपनी ने सेम एक और ऐसा ही स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो था OnePlus 3T। इसकी भी बेहतरीन क्वालिटी लोगों को खूब पसंद आई, क्योंकि ये डिजाइन और फीचर्स के मामले में आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे स्मार्टफोन्स को टक्कर दे रहा था। अब तक OnePlus को ये अच्छे से पता लग गया था कि यूजर्स उनसे प्रीमियम फोन की उम्मीद रखते हैं, और वो भी मिड प्राइस रेंज में। और कहीं ना कहीं OnePlus कंपनी की शुरुआत भी तो इसी गैप को फिल करने के लिए की गई थी। अब कंपनी को अपना एक पर्पस मिल गया था, जिस पर काम करते हुए उन्होंने OnePlus 5 और OnePlus 5T जैसे और भी स्मार्टफोन लॉन्च किए, जो कि उस समय के फेमस Nokia 8, Moto Z2 Play और Xiaomi Mi Mix 2 से भी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडी थे। 2017 तक इसने स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले लिया, और महज 3 साल में ही ये कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर भी देने लगी। अब यहाँ तक तो कंपनी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, लेकिन पैंडेमिक के दौरान जब बाकी कंपनियों की तरह इनकी भी सेल कम होने लगी, तो कंपनी ने सोचा कि अब वो अपना फोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पैंडेमिक में लोगों ने अपने खर्च काफी कम कर दिए हैं, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा से एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया जाए, जिसको मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सके। और दोस्तों, इसी को देखते हुए 2020 में इन्होंने OnePlus Nord को लॉन्च किया, जिससे ये कमाई करने में तो कामयाब रहे, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन पहले जैसी नहीं रही, और ना ही लोग इसे अब एप्पल और सैमसंग के कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहे थे। इसी साल के एंड में OnePlus के को फाउंडर कार्ल पाइन ने भी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा था कि स्मार्टफोन मार्केट काफी बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो चुकी है। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की, और इस नाम के पीछे उनका मकसद था कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस मार्केट में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस करेंगे जो बाकी कंपनीज नहीं कर रही है। कार्ल पाई के कंपनी छोड़ने के बाद तो OnePlus इनोवेशन से और भी ज्यादा दूर हो गई और अपना लॉयल यूजर बेस खोने लगी, और इसी तरह से OnePlus को नीचे जाते देख इसकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे अपनी ही कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया, ताकि ये दोनों कंपनी एक दूसरे के इनोवेशन को अडॉप्ट कर सके। फिर इसी साल OnePlus ने अपने OnePlus Nord 2 को लॉन्च किया, जो कि 4 महीने के अंदर ही इंडिया में 3 बार ब्लास्ट कर गया, और इससे यूजर्स को काफी ज्यादा चोटें भी आई, और इन ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुई, और एक बार फिर लोगों का इस कंपनी पर से विश्वास उठ गया। यूजर्स का OnePlus से विश्वास उठने का दूसरा रीजन ये भी था कि OnePlus अब ओप्पो से मर्ज होने के बाद बिल्कुल उसके जैसे ही होती जा रही थी। दोनों के फीचर्स भी काफी हद तक सेम हो गए थे, यहाँ तक कि उनका डिजाइन भी एक जैसा ही था। और जब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑक्सीजन OS की जगह ओप्पो के कलर OS पर शिफ्ट करने जा रही है, तब इस फैसले को भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद भी अगर उसके बदले बजट स्मार्टफोन जैसा प्रोडक्ट मिले तो ये फिर कस्टमर को क्यों ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, यही सब बातें थी जो कि OnePlus नहीं समझ पाया और अपने 40% मार्केट शेयर को गवाकर सीधे 20% पर आ गया।
वैसे भले ही इस कंपनी ने अपनी रेप्यूटेशन और ट्रस्ट को काफी हद तक गवा दिया है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी कम्प्लीटली बर्बादी के कगार पर खड़ी है, क्योंकि अगर ये वापस से अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी पर काम करती है, जैसे कम्युनिटी से जुड़ना और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, नए नए इनोवेशन करना और अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके लोगों को अच्छे सर्विस प्रोवाइड करना, तो नो डाउट ये कंपनी वापस से अपनी पोजीशन पाने में कामयाब हो सकती है। वैसे OnePlus को वापसी करने के लिए क्या करना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें